हेलो स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सॉरी फॉर डिले। ठीक, 10-15 मिनट थोड़ा लेट हो गया हमको आने में। तो पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, हालांकि सॉलिड स्टेट है जो हमको पढ़ना है, पर लिक्विड सोल्यूशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा बहुत तुम क्लास 11th में पढ़े हो। क्लास 11th में जब पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोग पढ़े थे कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़े थे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा। तो उसी मिक्सचर को एक्सटेंड करेंगे हम लोग आज वाली क्लास। तो लिक्विड सोल्यूशन के केस में होता क्या है, पहले ध्यान से समझ लो। लिक्विड सोल्यूशन केस में हम लोग डेफिनेशन पढ़नी है कि सोल्यूशन क्या होगा। जब तक तुम सोल्यूशन के बारे में नहीं जानोगे, तब तक तुम लिक्विड सोल्यूशन के बारे में नहीं समझ सकते। तो सोल्यूशन मींस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एनी टू कंपोनेंट। कोई भी दो ऐसी चीज जिसको मिक्स करने पे बाउंड्री सेपरेबल ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। लेट इमेजिन, तुम वाटर ले लो और शुगर ले लो, तो चीनी और पानी को जब मिलाओगे तो तुमको कभी नहीं पता चलेगा कि पानी कहां पे है, चीनी कहां पे है। तुमको सेपरेट उसको देख के नहीं बता सकते कि ये वाला कंपोनेंट यहां है, ये वाला कंपोनेंट यहां है, ये चीज तुम बता नहीं सकते। तो ये हमारा होता है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को हम लोग सिंपल भाषा में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, बहुत सिंपली छोटे छोटे वर्ड्स में समझना है। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, किसी भी चीज का ऐसा मिक्सचर जिसमें बाउंड्री सेपरेबल ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन। समझो ध्यान से, सोल्यूशन के अंदर हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक, एक होगा तुम्हारा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। यानी इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारे पास सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के अंदर। अब कैसे पहचानेंगे कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो जिसका अमाउंट यूजुअली ज्यादा होता है उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, और जिसका अमाउंट यूजुअली कम होता है उसको हम लोग, सॉरी, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका अमाउंट कम होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो सोल्यूट यूजुअली लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक, मतलब सोल्यूट को मिलाया जाता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट हो गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब हम सोचेंगे क्या कि सोल्यूट कितनी स्टेट में हो सकता है? तो सोल्यूट गैस भी हो सकता है, सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। अब अगर हम लोग सॉल्वेंट के बारे में सोचेंगे तो सॉल्वेंट भी तीन केस के हो सकते हैं, वो गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं। तो अगर पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन के बारे में सोचो कि कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, क्या बताया था, सोल्यूट कितने तरीके में हो सकता है? सोल्यूट हो सकता है गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये तीन कंपोनेंट हो सकते हैं इसके, सोल्यूट के। सॉल्वेंट के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, कितने फेज हो सकते हैं? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर तुम मैच कराने जाओगे इसको, कि हम लोग मैच द कॉलम्स सीखें, तो गैस इन तीनों के साथ बन सकता है पेयर। उसी तरह हम लोग सोचें लिक्विड का, तो लिक्विड का इन तीनों के साथ पेयर बन सकता है। और फिर हम लोग सोचें सॉलिड का, तो सॉलिड का इन तीनों के साथ पेयर बन सकता है। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो कितने होंगे, 9। तो 9 पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहले सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या होता है। सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे, तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। अब कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे समझो ध्यान से। हमारे पास सबसे पहला ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ये दो चीजें हैं हमारे पास, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, अब तुम सोचो क्या पॉसिबल वेज हैं। या तो सोल्यूट गैस है, या तो लिक्विड है, या तो सॉलिड है। ये तीन केस हो सकते हैं। और सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है। एकदम आराम आराम से धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है, ठीक, और बोर नहीं होना है। तो हमारे पास तीन पॉसिबल वेज है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये सोल्यूट होगा
और सॉल्वेंट हमने सॉलिड कर लिया। उसी तरह हमको समझो फिर से, अगर हम सॉल्वेंट को लिक्विड कर देते, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सही है। और अब हमारे सामने आएगा क्या, सॉल्यूट भी 3 केस हो सकता है, कौन कौन सा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर हम सॉल्वेंट को अब सॉलिड कर सकते हैं या गैस कर सकते हैं। अब सॉल्वेंट हमारा गैस हो जाएगा और सल्यूट हमारा, लेट इमेजिन, फिर से ये 3 केस, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब बड़ा ध्यान से समझो क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमको पढ़ने हैं। गैस और सॉलिड का मिक्सचर, किस तरह का कोई कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जहां सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, सल्यूट से। तो अब सोचो सॉलिड ज्यादा हो गैस कम हो, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास आएगा क्या, एक खास तरह का पत्थर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूमिस स्टोन। अब प्यूमिस स्टोन के अंदर होता क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये पत्थर होता है, इसमें CO2 फंसी होती है। तो CO2 कम अमाउंट में होगी, सॉलिड ज्यादा होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, गैस और सॉलिड का। दूसरा एग्जांपल लिक्विड और सॉलिड। हम बार बार बोले लिक्विड कम होना चाहिए, सॉलिड ज्यादा होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन का पेस्ट। अब ये वो पेस्ट है, चाहे तुम टूथपेस्ट ले लो, चाहे तुम कोई भी पेस्ट ले लो, तुम देखोगे लिक्विड और सॉलिड का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेस्ट। अच्छा, फिर सॉलिड सॉलिड का जो मिक्सचर होगा वो होगा मेटल अलॉयज। जितने भी मेटल अलॉयज होते हैं वो सब सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर्स होते हैं। फिर हमारे पास आएगा गैस और लिक्विड। ध्यान देना, गैस कम होना चाहिए, लिक्विड ज्यादा। अब ये हो गया तुम्हारे पास फॉग। अब फॉग लगाने वाला नहीं, ये आजकल फॉग चल रहा है। फॉग मतलब लिक्विड और गैस, लिक्विड ज्यादा होगी, गैस कम होगा। ये होता है हमारे पास गैस और लिक्विड का मिक्सचर। देन हमारे पास लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर आएगा। लिक्विड और लिक्विड, अल्कोहल प्लस वाटर, ये एक बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड और लिक्विड का। दो लिक्विड्स होंगे इस तरह से मिक्स होंगे कि तुम पता ही नहीं कर पाओ कौन सा लिक्विड कहां है। और लास्ट होगा सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। अब ये हमारे पास है शुगर सोल्यूशन, सॉरी ये फॉग नहीं होगा, ये गड़बड़ हो गया, ठीक ठीक। शुगर सोल्यूशन, ये होगा सोडा वाटर। गैस और लिक्विड का जो मिक्सचर होगा वो होगा सोडा वाटर। अब देखो सोडा वाटर हो गया, तो अब ध्यान से देखो लिक्विड ज्यादा है और उसके अंदर हम लोग गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये मिक्सचर हुआ सोडा वाटर का, ये मिक्सचर हुआ अल्कोहल वाटर का, और ये किसका है, शुगर सोल्यूशन। अच्छा, गैस और गैस का मिक्सचर एयर, जो हवा होती है वो मिक्सचर होती है गैस और गैस का। जितनी भी गैसेज है CO2, N2, CO, मल्टीपल टाइप की गैसेज हैं, वो सब हम लोग मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करके हमारे पास एयर जो बनती है उसमें तुम ये नहीं बता सकते कहां NO है, कहां N2O है, कहां CO है, कहां CO2 है। डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, लिक्विड और गैस। लिक्विड कम होगा, गैस ज्यादा होगा। ये एग्जांपल है फॉग का। तो अगर लिक्विड ज्यादा है और गैस कम है तो वो एग्जांपल होगा सोडा वाटर, और अगर गैस ज्यादा है लिक्विड कम है तो एग्जांपल होगा फॉग। लास्ट है क्या, सॉलिड और गैस। सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो गैस के अंदर होंगे। ये एग्जांपल होगा बेटा डस्ट पार्टिकल। जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। तो हवा के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स क्या होंगे, तैरेंगे। तो जब तुम टॉर्च लाइट जलाओगे तो उस बीम पे तुमको कई सारे पार्टिकल दिखेंगे। वो एक एग्जांपल है सॉलिड और गैस का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया। क्यों हम ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं, रीजन इस चैप्टर का नाम पढ़ो। इस चैप्टर का नाम है क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब उन सारे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जिस केस में सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो वो सारे सॉल्यूशन जिस केस में सॉल्वेंट लिक्विड होगा हमको वही पढ़ने हैं। यानी मेरा कोर्स कहां पे है, जो पढ़ना है हमको वो ये तीनों है। हमको मेनली पढ़ना इन्हीं तीनों को है, गैस प्लस लिक्विड,
लिक्विड प्लस लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड। अब गैस प्लस लिक्विड, ये होता है हेनरी लॉ। जो टॉपिक का नाम है जो हमको पढ़ना है, ये है हेनरी लॉ। लिक्विड प्लस लिक्विड, ये है हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक। और लास्ट बेटा सॉलिड प्लस लिक्विड, ये है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पूरा चैप्टर यही तीन चीजें हैं। तो हमको लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने का मतलब कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होना चाहिए और हमारे पास सल्यूट ये तीनों होंगे। गैस प्लस लिक्विड मतलब हेनरी लॉ, लिक्विड प्लस लिक्विड मतलब राउल्ट्स लॉ, और सॉलिड प्लस लिक्विड मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये तीन टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं बारी बारी से, और यही पूरा चैप्टर। अब लेकिन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इन सबको, तो एक बार इसको लिख लो, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। तब तक मैं कमेंट देख लेता हूं कि भैया कोई तुम लोगों में से कुछ पूछना चाह रहा है। ठीक है भैया। हाँ बढ़िया बढ़िया। चलिए इसको एक बार देख लीजिए सब लोग। ठीक। चलिए क्वेश्चन बेसिस पे तो अभी कोई सवाल नहीं आया है। ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में भेज देना, ठीक है। और प्लीज मतलब न्यूसेंस टाइप के कमेंट मत भेजना, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुमको ब्लॉक करना पड़े चैनल से, ठीक है। पढ़ने आए हो, पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी बातें अगर तुमको कभी भी करनी हो इन सब चीजों के अलावा, तुम्हारे पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर भी कर देंगे। आराम से हमको व्हाट्सएप कीजिए, जितनी भी आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं उनका हम लोग निदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पढ़ने आए हैं, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विड लिक्विड लिक्विड, पूरा लिक्विड के बारे में पढ़ना है। अब इस पूरे चैप्टर का जो कोर पॉइंट है वो है ये राउल्ट्स लॉ। एक बार अगर तुमको राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया, उसके बाद तुमको टेंशन नहीं लेनी। राउल्ट्स लॉ एकदम बेसिक है, यहीं से इस चैप्टर को हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक। तो यूजुअली एनसीईआरटी में हेनरीज लॉ पहले लिखा होता है, लेकिन हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और यहां से पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जरा राउल्ट्स लॉ के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम एक चीज पढ़ना चाहते हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स। कि क्या होता है वोलाटाइल लिक्विड, ये क्या होता है। तो ये वर्ड वोलाटाइल का मतलब क्या है, जो चीजें आसानी से वेपराइज हो जाए। तो कोई भी लिक्विड जो आसानी से वेपर बना सकता है उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। अब फॉर एग्जांपल अपने घर पे गए तो कटोरी रख ली है, एक कटोरी में तेल भर के रख लिए, एक कटोरी में पानी रख लिए और बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं पानी वाला उड़ेगा कि तेल वाला उड़ेगा। 2-4 दिन बैठोगे तो पूरा का पूरा पानी जो होगा उस कटोरी में से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो ऑयल वाला है, ऑयल जिसमें रखे होगे, तुम सालों साल बैठे रहो, हो सकता है 10-12 बार 12th का एग्जाम दे दोगे तुम, लेकिन वो ऑयल कभी वेपराइज जल्दी नहीं होगा। अब ये मत कहना सर हम पेट्रोल रख लेंगे, तो पेट्रोल रखोगे तो दिन भर में ही वेपराइज हो जाएगा। पेट्रोल ज्यादा आसानी से वेपराइज होता है इन एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर जल्दी वेपराइज होता है एज कंपेयर टू पैराशूट ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो पता चला सर पे लगाने वाला तेल है उसको रख के बैठे हैं कि ये वेपराइज कब होगा। तो वोलेटिलिटी का मतलब कौन सा लिक्विड आसानी से वेपराइज करता है। तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होगा कि लिक्विड दैट वेपराइजेस, दैट वेपराइजेस इजिली। तो जो लिक्विड आसानी से वेपराइज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल लिक्विड, ठीक। तो अब समझो, अगर कोई लिक्विड वोलाटाइल है तो ये मान लो तुम्हारे पास आया लिक्विड और ये है वोलाटाइल। तो अब ये क्या करेगा, ये वेपर बनाएगा, ये बना वेपर, ठीक है। तो बेटा वेपर बना तो ये प्योर लिक्विड है और ये उसका वेपर है। अब सवाल एक बहुत बड़ा है यहां पे कि सर वेपर और गैस में फर्क क्या होता है, क्योंकि इस सवाल के बढ़े बिना हम लोग इस चैप्टर को तो नहीं पढ़ सकते। तुम सोचो ये चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ ही नहीं जा सकता है अगर तुमको वेपर और लिक्विड के बीच का फर्क नहीं पता है, वेपर और गैस के बीच। तो वेपर क्या होता है और गैस क्या होता है।
मान लो ये पानी है, हम इसको हीट कर रहे हैं, अपने घर पे गए और स्टोव के ऊपर पानी रख दिया। पानी रखने के बाद सोचे उबालें, पानी उबल रहा है। जब तक इस कंटेनर में पानी है, इसके ऊपर जो भी गैस बनेगी उसको हम वेपर कहेंगे। मतलब वेपर इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। मतलब कोई भी गैस अगर अगर अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे रहती है तो उस गैस को हम लोग नाम देते हैं किसका? वेपर का। तो हम कहेंगे क्या? अगर कोई गैस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे है तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे? वेपर का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? अब ये बना हमारे पास वेपर, तो वेपर और गैस में फर्क क्या है? तुम इसको हीट करते जाओ, हीट करते करते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पानी यहां से गायब हो गया और वो सब कन्वर्ट हो गया वेपर में, गैस में। अब इसको हम बोलेंगे प्योर गैस। तो अगर कोई गैस अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेपर, और अगर वो अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वेपर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझिए, हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि जो लिक्विड है वो गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर। तो जब ये नाम आ गया वेपर, तो खोज लेना कहीं ना कहीं लिक्विड जरूर होगा। बिना लिक्विड के वेपर का कोई भी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये वेपर है, अगर ये वेपर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? लिक्विड के साथ। अब जैसे ही तुम कहे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लाना भी तो पड़ेगा। तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। लिखने का टाइम देंगे, एकदम आराम से सुनिए, साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखने का टाइम देंगे। इवन नोट शेयर भी हो जाएंगे नीचे ड्राइव लिंक में, तो चिंता मत कीजिए उसकी। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ठीक। तो अगर तुम सोचो, एक चीज हम लोग पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे या तो कंसंट्रेशन लो या तो पार्शियल प्रेशर लो। तो हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। लिक्विड का तो कोई पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। तो जब कभी भी कोई लिक्विड अपने गैसियस फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तो उसको बोलते हैं वेपर, और उसके प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां से ये कह सकते कि ये जो वेपर बन रहा है इसका जो प्रेशर होगा, इस वेपर का जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा किसी न किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा तो इसका मतलब प्रेशर भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। मींस अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं, ये एकदम बेसिक है इस चैप्टर का। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मान लो तुमसे कोई बोला कि ये 2 लीटर है और ये 10 लीटर है, दोनों का वेपर प्रेशर हमेशा सेम होगा अगर सेम टेम्परेचर पे रखे हो। तो कितना लिक्विड लेते हो इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए कि इफ टेम्परेचर इज सेम वेपर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, वेपर प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होगा। अब सर ये सब बताने की जरूरत क्या है? इतना कहानी आप क्यों बता रहे हैं ये सब पढ़ाने के लिए? तो हम तुमको एक चीज पढ़ाना चाह रहे हैं, रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का क्या बदलाव आएगा वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा कंटेनर है,
जिसके अंदर हम लिक्विड को रखे हैं और ये हमारा वेपर बन रहा है। सब लोग सुनो ध्यान से। मान लेते हैं ये T1 टेम्परेचर पे है। अब मान लेते हैं एक दूसरा कंटेनर है जहां लिक्विड है और यहां भी वेपर बन रहा है, ठीक। और ये T2 टेम्परेचर पे। अब जैसे ही टेम्परेचर बदला तुम्हारा दिमाग खनक जाना चाहिए, अरे टेम्परेचर बदल गया मतलब वेपर प्रेशर बदल गया हो, क्योंकि सर ने बताया है कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो इसका सीधा सा मतलब है टेम्परेचर बदले तो वेपर प्रेशर बदल जाएगा। तो यहां का वेपर प्रेशर P1 नॉट ले रहे और यहां का वेपर प्रेशर क्या मान ले रहे, P2 नॉट मान ले रहे। तो अलग अलग जगह का वेपर प्रेशर। अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे जाते हैं। कई बच्चे इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े होंगे, तो बेटा अगर नहीं पढ़े हो तो क्लास की लिंक कभी भी मांग लेना, तुमको मिल जाएगी। बट तुमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट लगेगा। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इक्विलिब्रियम का, तो हम सब ने पढ़ा है कि अगर हम दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को T1 टेम्परेचर पे और T2 टेम्परेचर पे, ये K इक्विलिब्रियम 1 है और ये K इक्विलिब्रियम 2 है, तो सबने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, log K इक्विलिब्रियम 2 अपॉन K इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। जिनको नहीं याद है क्लास 11 के नोट्स में जाइए, इक्विलिब्रियम में चाहिए, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में ये चीज पढ़ाई गई है। तो log K इक्विलिब्रियम 2/K इक्विलिब्रियम 1, ये वैल्यू बराबर होगी डेल्टा H अपॉन 2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, एक मिनट हम रुक रहे हैं, किसी का कोई कमेंट आया होगा। चलिए, बढ़िया, आई थिंक नहीं है, ठीक, बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया, K इक्विलिब्रियम 2/K इक्विलिब्रियम 1। जरा एक बात बताओ, K इक्विलिब्रियम तो वही था जो पहले पढ़े थे, K इक्विलिब्रियम 1 वो बराबर होगा P1 नॉट के, अब पिछले वाले रिलेशन से। और K इक्विलिब्रियम 2 बराबर किसके होगा बेटा, P2 नॉट के। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो हम K इक्विलिब्रियम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, P2 नॉट। और बेटा K इक्विलिब्रियम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट। बस रिलेशन आ गया। तो T1 टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर P1 नॉट है और T2 टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर P2 नॉट है, तो एक मिनट P2 नॉट है, तो तुम यहां से ये रिलेशन बना सकते हो कि P1 नॉट और P2 नॉट वेपर प्रेशर है, किसी भी लिक्विड के दो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इससे कैलकुलेट हो जाए। तो अगर कोई बोला कि वेपर प्रेशर दुगना हो गया और टेम्परेचर 300 से 400 हो गया, तो उस जगह का डेल्टा एच निकालो। अब ये डेल्टा एच मतलब क्या, एंथैल्पी। और ये प्रोसेस है क्या, तुम कहां से कहां जा रहे हो, लिक्विड से जा रहे हो वेपर पे। तो बेटा जब कभी भी हम लिक्विड से वेपर जाते हैं तो वहां की एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन। तो ये जो डेल्टा एच होगा, इसको डेल्टा एच ना लिख के हम लिखेंगे डेल्टा एच वी, सही है। और डेल्टा एच वी का मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा होगा, यहां तक क्लियर है सबको कि कभी भी बेटा दो अलग अलग प्रेशर पे अगर वैल्यू निकालनी है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकालना है, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे log P2 नॉट बाई P1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन 2.3 R 1/T1 माइनस 1/T2। काम हो गया अपना। थोड़ा सा हम 2 मिनट दे रहे ताकि आराम से इसको नोट कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना, इस डायग्राम को बना लो, इसके पहले वाले भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग यहाँ से लिखते हैं, इसको लिख लो। तब तक कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख लेना तो सब लोग मैसेज कर देना एक एक बार। बढ़िया, अगर लिख लेना तो एक बार मैसेज कर देना हमको, ठीक है। ओके, चलो आई थिंक लिख लिए होंगे लोग। देन उसके बाद सेकंड पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ बढ़िया, किसी ने बोला है क्लास, यस क्लैपेरियन।
चलिए इक्वेशन याद है सबको, ये बड़ी बात है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबको इक्वेशन याद है, ये नाम भी याद रखना बड़ी बात है। चलिए, ठीक, चलो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। अगर किसी का कोई टॉपिक स्किप कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पॉज करके 2 मिनट उसको नोट करके फिर ही आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि साथ साथ चल रहे तो उसको स्किप करके चलते चल रहे, ये ठीक नहीं है। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये क्लियर भी हो जाएगा अच्छे से। जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, फाइंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड gets doubled gets doubled when temperature is increased from 200 Kelvin to 300 Kelvin। अब ये बड़ा इजी सवाल है, तुमसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछा है। अगर तुम किसी भी लिक्विड में वेपर प्रेशर डबल हो जा रहा, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज किए 200 से 300, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए डेटा को टेक्स्ट से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो तुम क्या करो, यहां से डेटा को बाहर निकाल लो। तो T1 टेम्परेचर कितना होगा, 200 केल्विन। T2 टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 300 केल्विन। शुरुआत में वेपर प्रेशर को हम कंसिडर कर ले रहे P1 नॉट, बाद में वेपर प्रेशर हो गया बेटा 2P1 नॉट, मतलब क्वेश्चन में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स गेट्स डबल्ड, तो डबल हो गया, तो शुरू में P1 नॉट है सॉरी, बाद में क्या होगा, डबल हो जाएगा 2P1 नॉट। अब फटाफट सब लोग इक्वेशन याद करो, क्या इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन थी लॉग फाइनल वेपर प्रेशर अपॉन इनिशियल वेपर प्रेशर। तो 2P1 नॉट अपॉन क्या बेटा, P1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन जो कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाई 2.3R 1/T1। T1 कितना होगा बेटा 200, माइनस 1/T2 कितना होगा 300। तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, P1 नॉट और P1 नॉट कैंसिल हो जाएंगे। लॉग 2 की वैल्यू सबको पता होगी 0.3 होती है, वैल्यू में पुट करेंगे हम लोग, यहां से डेल्टा एच ऑफ वी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार ध्यान से, सॉल्यूशन को देख लीजिए, बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस किए भी होंगे आप पहले। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की। अब जरा तुम वोलेटिलिटी पे ध्यान दो, थोड़ा सा और समझना है कि कोई भी लिक्विड जब वेपर प्रेशर बनाता है, तो अभी हमने बताया था कि वेपर प्रेशर उसका कांस्टेंट होता है, उस वेपर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पी नॉट। अब ये जो पी नॉट है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और हमने बताया ये किस पे डिपेंड करेगा। तो कई फैक्टर्स हैं, पहला तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी करीब करीब कांस्टेंट रहती है, उसका भी चेंज नहीं होता। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड किस तरह का है। अलग अलग लिक्विड्स के लिए पी नॉट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो कोई अगर लिक्विड, मान लेते हैं कोई लिक्विड वाटर है, कोई दूसरा अगर मान लेते हैं बेंजीन है, तो इन दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, क्योंकि इनके नेचर्स अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इन नेचर के बेसिस पे बताओ, तो हमको देखना है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, कि जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होंगे,
बेटा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो वोलेटिलिटी भी कम होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है, तुमसे ये सवाल पूछ सकता है कि बताओ किस केस में वोलेटिलिटी ज्यादा है, किस केस में वोलेटिलिटी कम है। तो तुमको देखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसमें ज्यादा होंगे ऑटोमेटिकली उसमें बेटा वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बंधे होंगे, और मॉलिक्यूल बंधे होंगे तो वो खुल नहीं सकते, वो वेपराइज नहीं होंगे आसानी से, और जब आसानी से वेपराइज नहीं होंगे तो बेटा उनकी वोलेटिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला क्या टेम्परेचर, और दूसरा क्या नेचर ऑफ लिक्विड। अलग अलग लिक्विड्स के लिए वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो अगर अलग अलग लिक्विड हैं और हम उन दोनों को मिला रहे हैं तो मिलाने पे क्या होगा। तो क्योंकि ये चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन है तो हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की, तो मिलाने पे क्या होगा ये समझते हैं। पहले इसको लिख लो ताकि हम लोग आगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। चलिए ठीक है, अब समझो आगे। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा हम बस आज इंफॉर्मेशन देंगे लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। ऐसा सोल्यूशन जिसके दोनों कंपोनेंट लिक्विड होने चाहिए। तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके दोनों कंपोनेंट लिक्विड हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। अब ध्यान से समझो, हमारे पास ये पहला कंटेनर है, ये पहला कंटेनर है। देखो नोट्स की चिंता मत करो, कई लोग परेशान है नोट्स कैसे बनेंगे। बेटा ये पूरा पीडीएफ इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव के फॉर्म में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं। तो एकदम चिंता मत कीजिए, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स बनाने में समय व्यतीत करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ये पूरा पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव लिंक के फॉर्म में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से नोट्स बना लीजिएगा। अभी फोकस कीजिए कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं। तो हम बता रहे हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। तो हमारे पास दो अलग अलग मिक्सचर है, ये लिक्विड 1 और ये लिक्विड 2। ये ऐसा सोल्यूशन का मतलब कि ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स किए जाएं। तो ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। एकदम नॉलेज समझ, थोड़ा सा पॉइंट है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों मिक्स होने के बाद हमारे पास फॉर्म किए सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन बना है इसके अंदर तो दोनों कंपोनेंट होंगे, इसके अंदर ए भी होगा और बी भी होगा। ये दोनों कंपोनेंट इसके अंदर होंगे, यानी लिक्विड ए भी प्रेजेंट होगा एज वेल एज लिक्विड बी भी प्रेजेंट होगा। अब मान लो कि लिक्विड ए वेपराइज कर रहा, ये वेपर बनाया। तो बेटा ये वेपर बनाया तो इसके वेपर प्रेशर को हमने लिख दिया PA0, और लिक्विड बी वेपराइज किया तो ये भी वेपर बनाया और इसके वेपर प्रेशर को हमने लिख दिया PB0। बेटा ये प्योर लिक्विड्स हैं, प्योर लिक्विड है और ये क्या है, प्योर लिक्विड भी है। जब तक प्योर है तब तक चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वेपर प्रेशर फिक्स है PA0 और PB0। ये तभी बदलेगा जब तुम टेम्परेचर चेंज करो। जब तक हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब सवाल आया कि सोल्यूशन जब बना है तो सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा। हमारे पास दो, हाँ भेज देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी ने बोला इक्विलिब्रियम का लेक्चर सेंड कर दीजिएगा, बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, परेशान नहीं हो, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब हमारे पास सोल्यूशन बन गया, तो सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, ए वाला भी है और साथ में बी वाला भी है। तो अब जब वेपराइज होगा, सब लोग ध्यान से सुनना, अब जब वेपराइज होगा तो ए अलग वेपराइज होगा, ए वेपराइज करेगा एज वेल एज इसमें बी वेपराइज करेगा। ए वेपराइज करेगा
एज वेल एज बी वेपराइज करेगा। तो बेटा ये जो मिक्सचर बना हमारे पास, ये एक गैस मिक्सचर बन गया। ये क्या बन गया? गैस मिक्सचर बन गया, या वेपर मिक्सचर बन गया। किसका? वेपर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। वेपर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो यहां जो बना है वो एक वेपर मिक्सचर बना है। किसका किसका? ए का और बी का। अब मिक्सचर, गैस मिक्सचर, वेपर भी तो एक तरह की गैस है। तो गैस मिक्सचर मतलब कौन सा रूल? डाल्टन्स लॉ। तो क्लास 11th में हम लोग डाल्टन्स लॉ पढ़े हैं। किसी भी गैस मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो किसी भी गैस मिक्सचर में किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, प्लीज बेटा ये सही नहीं है। लक्ष्य, रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरह के कमेंट नहीं करो, ठीक है? अगर कोई भी ये टॉपिक जानता है, कोई ऐसा नहीं है बेटा, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप मत पढ़ो। बट ये कमेंट्स इस तरह के नहीं करो, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है, अदरवाइज ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर कभी देख नहीं पाओगे इस चैनल को। तो रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा नहीं कीजिए। कोई कमेंट नहीं कर पाओगे, कभी फ्रूटफुल कमेंट करना होगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है? अब देखो ध्यान से, तो ये जो गैस मिक्सचर है ये एक वेपर मिक्सचर है। तो हम लोग पढ़े क्या है डाल्टन्स लॉ में? किसी भी गैस मिक्सचर में पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो ये है गैस मिक्सचर। इसके अंदर प्रेशर किसके किसके होंगे? इसके अंदर ए का प्रेशर भी होगा और इसी के अंदर बी का प्रेशर भी होगा। तो बेटा ए के जो प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी के प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मतलब इस जगह पे हमारे पास प्रेशर हम लोग पीए नॉट और पीबी नॉट नहीं बोल सकते। अब यहां पे हम लोग बोलेंगे दो चीजें। पीए ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। और बेटा क्या बोलेंगे? पीबी ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। सबको ये फील होना चाहिए कि हम क्यों ये वर्ड पार्शियल लगा रहे हैं। ये वर्ड पार्शियल इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि क्योंकि यहां ये गैस मिक्सचर है। तो चूंकि ये गैस मिक्सचर है इस वजह से हमको वर्ड पार्शियल यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो ए की जगह हमने ए के प्रेशर को क्या लिख दिया? पीए, और बी के प्रेशर को क्या लिख दिया? पीबी। अब बेटा ये वेपर प्रेशर का जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? वो तो इन दोनों के प्रेशर्स को जोड़ के आएगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? पीए प्लस पीबी। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पीए प्लस पीबी। दोनों के प्रेशर्स को हमने जोड़ दिए। अब सवाल है ये पीए और पीबी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो छोड़ देते हैं, रूल्स छोड़ देते हैं। पहले तुम अपने आईक्यू से बताओ, दिमाग तो सबके पास है, कि मान लो ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, ये ऐसा, इसके अंदर 10 मोल ए है और 2 मोल बी है। लेट इमेजिन ऐसा। एक और सोल्यूशन है ऐसा, इसके अंदर 2 मोल ए है और बेटा 15 मोल बी है। ठीक, दो अलग अलग सोल्यूशन। ये भी वेपराइज करेगा ऐसा, और ये भी वेपराइज करेगा। ठीक, तो बेटा वेपराइज कर रहा है तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी मिलेगा, यहां भी पीए और पीबी मिलेगा। सवाल इस बात का है कि बताओ किस केस में पीए की वैल्यू ज्यादा होगी? तो सिंपल सा लॉजिक है, इस सोल्यूशन में ए अगर ज्यादा है तो नॉर्मली अगर ए ज्यादा है तो ए ज्यादा वेपराइज भी करेगा, और ए ज्यादा वेपराइज करेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां ये गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जितना ज्यादा ए है उतना ज्यादा ए वेपराइज करेगा, जितना वेपराइज करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उतना ज्यादा। इस वाले केस में बी ज्यादा है तो सिंपल सा लॉजिक है, बी ज्यादा वेपराइज करेगा, और बी ज्यादा वेपराइज करेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ज्यादा होगा। तो यहां से तुमको एक रिलेशन समझ में आ रहा होगा,
जितना ज्यादा परसेंटेज, वर्ड सुनना ध्यान से, यहाँ पे बेटा 10 मोल ए था, 2 मोल बी है, तो किसका परसेंटेज ज्यादा है? ए का। यहाँ 2 मोल ए है, 15 मोल बी है, तो किसका परसेंटेज ज्यादा है? एक बी का। तो जिस चीज का परसेंटेज ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा बन रहा है। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बनेगा। ये बेसिक पॉइंट है जिसको तुमको पकड़ना है। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा उतना ज्यादा उसका परसेंटेज होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, नवस्ती बाद में लगा लेना। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान। अब जरा सोचिए, अगर हम सोचें इस सोल्यूशन में कि ए का जितना परसेंटेज होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसी हिसाब से बनेगा। बस भैया यही राउल्ट्स लॉ है, इतना ही राउल्ट्स लॉ है कि राउल्ट्स लॉ ये डिफाइन करने से पहले हमको समझना होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो बेटा परसेंटेज निकालने का तरीका समझ लो कि ये मान लो कंटेनर है, इसके अंदर सोल्यूशन है और इसके दो कंपोनेंट हैं जिसके अंदर Na और Nb है। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और बेटा Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो जरा ध्यान से सोचो बेटा, एक टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन बराबर होता है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो बेटा XA बराबर क्या है? उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल किसके बराबर हो जाएगा? Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का ये सिंपल मेथड हो गया कि मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा? उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये बड़ा सिंपल लॉजिक है। तो जब कभी भी किसी का रिलेटिव वैल्यू निकालना होता है, परसेंटेज निकालना होता है, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमको ए का अमाउंट निकालना है तो ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, बी का अमाउंट निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लें। मोल फ्रैक्शन एक रिलेटिव वैल्यू देगा। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके परसेंटेज के। परसेंटेज ना बोलो, क्या बोल दो बेटा? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ये ज्यादा बेटर वर्ड है, कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं। और जिनको भी टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ना है आराम से निश्चिंत रहो, एक पूरा अलग टॉपिक सेशन है उसका, वो तुमको 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा, वहां से तुम पढ़ लेना। जितने भी टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है वो क्लास 11th और 12th में एक साथ पढ़ाया जाता है, बार बार उसको रिपीट नहीं किया जाता। क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी तुमको यहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है तो इसका यूज करना ज्यादा बेटर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट बेटा वो बराबर किसके होगा? कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। अब इस पूरी कहानी में तुम ये बताओ, यही फिगर है, इस पूरी कहानी में बताओ कौन सी चीज कांस्टेंट है? आराम से सोचो 2 मिनट, इस पूरी पिक्चर में कौन सी चीज कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रही? ऑफ कोर्स बेटा, एक बच्चा लिखा है एनबीए स्पोर्ट्स इज बेस्ट फॉर फ्यूचर। तुम्हारी बात सही है, एनबीए स्पोर्ट्स बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से तुमको उस ग्राउंड में पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कई लोग 4 फीट के भी होते हैं और सोचते हैं हम एनबीए खेल लेंगे, और मेरे ख्याल से वो पोल वोल्ट की आधी हाइट के भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, या तो लॉन्ग लुक्स खाइए अगर एनबीए स्पोर्ट्स में जाना है, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। बाकी तो आपको फ्यूचर पता ही है अपना, तो अपनी कद काठी देख के ही फ्यूचर तय कीजिए। चलिए कोई बात नहीं।
तो इस पूरी चीज में जो दो चीजें कांस्टेंट है वो कौन है, पीए नॉट और पीवी नॉट। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स के लिए कभी भी आना है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बार बार हम बोलते हैं स्पोर्ट्स गुड, मतलब अच्छी फील्ड है, वहां आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर पता चला आप अगर चूक गए वहां से तो वापस पढ़ाई करने लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पीए नॉट क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है ये, और पीवी नॉट क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी। तो सबको याद होगा प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो जिस कांस्टेंट की तलाश हम कर रहे थे वो तलाश पूरी हो गई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। भैया अब एक बार रिवाइज कर लीजिए राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसी सॉल्यूशन में किसी का पार्शियल प्रेशर डिफाइन करता है। तो कोई सॉल्यूशन बनने पे वो सॉल्यूशन अगर वेपराइज करेगा तो उसके मिक्सचर में कितना पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का है, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहां जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, पी नॉट होगा। अगर हम इस इक्वेशन को लगाएं तो क्या लिखेंगे, समझिए ध्यान से। ये कंटेनर था, ये कंटेनर था, वेपराइजेशन हो रहा था, याद कीजिए सब लोग। ये वेपर मिक्सचर था और इसके अंदर दो अलग अलग प्रेशर थे, कौन कौन से, पीए और पीबी। तो बताओ पीए की वैल्यू किसके बराबर होगी, पीए नॉट एक्स ए, और बेटा पीबी की वैल्यू किसके बराबर होगी, पीबी नॉट एक्स बी। तो अगर हम टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, इस सोल्यूशन का टोटल प्रेशर किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स ए पी ए नॉट प्लस किसके बराबर होगा, एक्स बी पी बी नॉट। क्योंकि टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर था, पी ए प्लस पी बी। याद कर लीजिए कि प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये किसके बराबर था, लिखे भी थे पहले, ये बराबर था पी ए प्लस पी बी, और पी ए की वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी बी नॉट। पी ए की वैल्यू एक्स ए पी ए नॉट और पी बी की वैल्यू एक्स पी पी बी। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गई कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो बराबर होगा एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट के। इस इक्वेशन के साथ कल हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हर चीज याद हो जाए। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉल्यूशन दो चीजों से बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। बढ़िया। सॉल्यूट के तीन केसेस हो सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। उसी तरह सॉल्वेंट के तीन केसेस हो सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अगर तुम इन तीनों को कंबाइन करोगे, तीन और तीन, तो टोटल 9 टाइप ऑफ डिफरेंट सोल्यूशंस आएंगे। उन 9 टाइप ऑफ सोल्यूशंस में सिर्फ और सिर्फ हमको तीन पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्या है, लिक्विड सोल्यूशन। और ये चैप्टर अगर लिक्विड सोल्यूशन है तो हमको पढ़ना क्या है, गैस प्लस लिक्विड, जिसका टॉपिक नेम क्या है, हेनरीज लॉ। दूसरा पढ़ना है लिक्विड प्लस लिक्विड, जिसका टॉपिक नेम क्या है बेटा, राउल्ट्स लॉ। तीसरा पढ़ना है हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड, जिसका टॉपिक नेम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा कि बेटा कोई भी लिक्विड दो तरह का हो सकता है, या तो वो वोलाटाइल हो सकता है या तो वो नॉन वोलाटाइल हो सकता है। वोलाटाइल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो आसानी से वेपराइज करते हैं। बेटा जब हम रिवाइज करा रहे हैं तो साथ में अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए, वो याद हो जाएगा, पूरी क्लास एक बार में याद आ जाएगी। तो लिक्विड दो तरह के होंगे, या तो वो वोलाटाइल होगा या तो नॉन वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल लिक्विड में जो आसानी से वेपराइज हो सकते हैं, नॉन वोलाटाइल जो आसानी से वेपराइज नहीं हो सकता। अब हम दो लिक्विड लिए, उनको मिलाए, और वो दोनों लिक्विड वोलाटाइल हैं। तो क्यों वोलाटाइल हैं, क्योंकि दोनों आसानी से वेपर बना सकते हैं। मिलने के बाद उन्होंने बनाया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जब बनाया तो सोल्यूशन वेपराइज करेगा। सोल्यूशन वेपराइज करेगा तो बेटा इसमें दोनों चीजें होंगी, ए भी होगा और बी भी होगा। ए और बी अगर दोनों होगा तो किसी भी एक चीज के प्रेशर को हम लोग क्या नाम देंगे, पार्शियल प्रेशर नाम देंगे। क्या नाम देंगे, पार्शियल प्रेशर। और दूसरी चीज के प्रेशर को क्या नाम देंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ए के प्रेशर को सोल्यूशन में क्या नाम दे दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी के प्रेशर को क्या नाम दे दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और फिर हमको ये पता चला
कि जितना अमाउंट ए का होगा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा ए होगा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यही है राउल्स लॉ। और अमाउंट ना बोल के हम रिलेटिव वैल्यू लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन एक ज्यादा बेटर वर्ड है कंपेयर टू एग्जैक्ट मोल लेने के। भाई कोई चीज ज्यादा है कम है, ये मोल फ्रैक्शन ज्यादा बेटर बताएगा। तो किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। और इस पूरे टॉपिक में जो कांस्टेंट है वो क्या है, वेपर प्रेशर है। और यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ दैट कंपोनेंट। पी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कब आएगा, सोल्यूशन के अंदर, इज एंड मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सोल्यूशन। राउल्स लॉ पुट किया, फाइनल प्रेशर निकाला, पीए की वैल्यू एक्स से पीए नॉट, पीबी की वैल्यू एक्स बी पीबी नॉट, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आ गया एक्स से पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट। क्लियर है, कोई दिक्कत? सुबह के टाइम मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, सुबह 10 बजे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसके 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो से रिलेटेड, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको वो 5 क्वेश्चन लगाने हैं आगे बढ़ने के लिए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए कम से कम उन 5 क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे। आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं, ये पहली क्लास है, हो सकता है ट्यून अप करने में थोड़ा टाइम लगे आप लोगों को, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है क्लास के साथ बने रहिएगा, अदरवाइज फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।